हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह वीडियो BEE की मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पार्ट नंबर 4 की बनाई जा रही है। अगले वीडियो हमने देखा था कंडक्टेंस, ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। आज हम देखेंगे लीनियर सर्किट मतलब रेखी सर्किट क्या होता है, नॉन लीनियर सर्किट, अरेखी सर्किट, और उसके बाद जंक्शन क्या होता है, मेश क्या होता है, और जो रेजिस्टेंस का कनेक्शन होता है सीरीज पैरेलल सीरीज, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप ये वीडियो बिना स्किप करते हुए देखते हैं तो आपको ये जो बताया जा रहा है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर स्पीक करके हुए आप देखते हैं तो आपको वीडियो ही समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ बिना स्पीक करके हुए वीडियो देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है क्या चीज़, लीनियर सर्किट। देखिए कल हमने कहाँ तक देखा था, तो कल हमने जो है कि ओम्स लॉ पढ़ा था और इसके बाद पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इतना देखा था। इसके बाद उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशन किसके रिलेटेड में, जो है कि उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट के रिलेट में। तो उसी को हम आगे जो है कि बढ़ाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, लीनियर सर्किट। तो देखिए लीनियर सर्किट का मतलब क्या चीज होता है। तो लीनियर का मतलब हो गया हमारा लीनियर एलिमेंट और जो परिपथ है, यानी सर्किट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, तो ऐसा सर्किट जिसमें लीनियर एलिमेंट हो उसको हम कौन सा सर्किट कहेंगे, लीनियर सर्किट कहेंगे। अब लीनियर एलिमेंट का मतलब क्या चीज होता है, तो देखिए जैसा कि कल हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में हमने क्या बताया कि अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट अगर रख रहे हैं, यानी उस जो है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का जो फिजिकल कंडीशन है, भौतिक अवस्था है, जैसे कि प्रेशर हो गया यानी ताप हो गया, दाब हो गया, तो इन सब चीजों को अगर हम कांस्टेंट अगर रखें, ठीक है, तो कांस्टेंट रखने के बाद से क्या होगा, उनका जो V और I का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अगर इनके बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो V और I का, तो वो हमें क्या मिलता है, एक लीनियर मिलता है। जो यही कांस्टेंट होता है उसको हम क्या चीज कहते हैं, R यानी प्रतिरोध। तो उस केस में क्या हुआ, तो वहां पर हमने देखा कि दो चीजें हो सकती हैं। अब जो कंडक्टिंग मटेरियल होगा, तो कंडक्टिंग मटेरियल वाले केस में क्या होगा, मतलब ये है कि अब जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल होगा, कंडक्टिंग मटेरियल दो चीजें होंगी। पहला क्या चीज होगा, या तो जो है कि ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, डज नॉट फॉलो करेंगे, मतलब उनको जो है फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसा एलिमेंट जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर एलिमेंट। ठीक, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट। ये क्या होगा, नॉन लीनियर एलिमेंट। तो अब जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर एलिमेंट, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक, तो ऐसा सर्किट जिसमें क्या होता है, लीनियर एलिमेंट होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर सर्किट। और लीनियर एलिमेंट में कौन से होते हैं, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया। तो इस टाइप का जो सर्किट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर सर्किट। अगर इसको हम डिफाइन करें तो डिफाइन करने का मतलब क्या है कि ऐसा सर्किट जिसके एलिमेंट में करंट और वोल्टेज का कोई बदलाव नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे, रेखीय परिपथ कहते हैं। करंट और वोल्टेज का बदलाव ना होने का मतलब क्या चीज हुआ, तो करंट और वोल्टेज का बदलाव ना होने का मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे हम करंट को भी क्या कर रहे हैं, जैसे करंट को हम वेरी कराते जाए, वोल्टेज भी हमारा क्या होता चला जाए, वेरी करता जाए। क्यों, क्योंकि
वोल्टेज और जो करंट का जो रेशियो होना है उसको क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो जिसमें ऐसा एलिमेंट जिसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट, मतलब वोल्टेज और करंट के वेरी कराने पर उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है, यानी वो ना बदले, वो क्या चीज कहलाएगा, लीनियर एलिमेंट। और ऐसा जो जिस सर्किट में इसका हम यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, लीनियर सर्किट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, नॉन लीनियर एलिमेंट। तो नॉन लीनियर एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा एलिमेंट या ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो कि जो ओम्स लॉ को फॉलो ना कर रहे हैं, यानी उसमें नॉन लीनियर एलिमेंट जो है कि मौजूद होगा। तो ऐसा सर्किट जिसमें अरेखीय तत्व जो उपस्थित होते हैं उस सर्किट को हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर सर्किट। ठीक, अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऐसा सर्किट जिसके एलिमेंट में धारा और वोल्टेज के कारण बदलाव आते हैं उसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर सर्किट। ठीक है, तो अगर इसमें हम सर्किट की अगर बात करेंगे तो जैसा कि ग्राफ में अगर देखा जाए, इस डायोड का अगर हम लोग V और I ग्राफ अगर खींचते हैं तो कुछ इस टाइप का मिलता है। तो इस केस में क्या होगा कि वोल्टेज और करंट अगर इन दोनों में परस्पर अगर हम बदलेंगे तो V और I का जो रेशियो होगा वो हमें क्या होगा, कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसा सर्किट जिसमें नॉन लीनियर एलिमेंट का हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर सर्किट, या फिर जो है कि जिसमें धारा और वोल्टेज के कारण बदलाव आते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का जो सर्किट होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर सर्किट। एग्जाम्पल के तौर पे डायोड का हो गया, ट्रांजिस्टर का हो गया, तो इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर सर्किट। फिर नेक्स्ट है हमारा नोड। नोड क्या होता है, तो नोड का मतलब ये चीज होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास अगर ये रजिस्टर है, ठीक, और इसके बाद एक हमारा इंडक्टर है, तो नोड एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट होंगे वो कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वह पॉइंट जिस पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्ट रहते हैं, यानी एक हमारा ये R है और ये L है, ये दोनों किस पॉइंट पर कनेक्ट है, इस पॉइंट पर, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, नोड के नाम से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा संधि, जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, तो जंक्शन उसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अब ये हमारा इंडक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इंडक्टर हो गया, L1 मान लो, L2 मान लो, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक कैपेसिटर ले लिया। ठीक, तो जहां ऐसा पॉइंट जहां पर क्या हो, तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे संधि, या फिर एक तरीके से और बोल सकते हैं कि वह पॉइंट जहां पर क्या हो, करंट डिवाइड हो जाए। ठीक, जहां पर करंट डिवाइड होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, जंक्शन या फिर संधि। ठीक है, तो इसी चीज को लिखा है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का वह पॉइंट है जहां पर उस पॉइंट से तीन या तीन से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़े होते हैं, जंक्शन कहलाती है। तो एक चीज का जो खास बात ये चीज है कि वो जो ऊपर जो डेफिनेशन लिखा है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक संधि नोड होता है, परंतु जो एक नोड होगा वह संधि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह मतलब कि एक जो संधि होगा, संधि किसको बोलेंगे, संधि उसको बोलेंगे जैसे मान लीजिए कि ये हमारा रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, और यहाँ पर हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो उस केस में क्या है, एक पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, तीसरा हो गया, तो तीनों इस पॉइंट पर कनेक्ट हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, संधि हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, संधि यानी जंक्शन। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम नोड भी तो कह सकते हैं, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, नोड। यानी कि नोड क्यों कहेंगे, क्योंकि जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट होंगे जिस पॉइंट पर, उसको हम नोड बोलेंगे। तो यहाँ पर तो इस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा यानी तीन एलिमेंट कनेक्ट है, तो ये नोड भी हो गया और ये जंक्शन भी हो गया। ठीक है, तो देखिए एक जो
जंक्शन है, ठीक, वो हमारा नोड हो गया। लेकिन अगर यहीं पर केवल मान लीजिए कि अगर वो इंडक्टर होता और एक अगर रजिस्टर अगर होता और इस पॉइंट पर कनेक्ट होता, तो क्या हम इसको जंक्शन कह सकते हैं? ये जंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये संधि नहीं होगा। लेकिन क्या ये नोड होगा? तो हाँ, ये नोड होगा, ठीक है। तो ये नोड हो गया। तो उसी चीज को लिखा है कि एक जो जंक्शन है वो नोड होता है, लेकिन एक नोड जंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मेश। मेश का मतलब क्या चीज होता है? लूप। इसका और क्या मतलब होता है? लूप। तो ये क्या होता है? देखिए, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उस सर्किट में एक जो अकेला बंद परिपथ होगा, ठीक है, एक जो अकेला बंद परिपथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेश बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा एक यहाँ 5 एम्पियर 20 वोल्ट सपोज R1 R2 R3 कुछ ऐसा लगा है, तो एक जो बंद परिपथ होगा, तो देखिए इसमें तीन बंद परिपथ हैं। पहला कौन सा है? एक ये पहला हो गया, यानी एक ये वाला हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया और तीसरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया। तो इसमें तीन हमारे अलग अलग सेपरेट जो है कि बंद परिपथ हैं। तो जो एक एक पार्ट है, इस अगर हम बात करेंगे इस पोर्शन की, तो ये हमारा क्या है? एक जो है कि मेश है, ये भी हमारा एक मेश है और एक ये पूरा हमारा मेश है। ये तीनों क्या है? तीन अलग अलग मेश हैं। तो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक अकेला जो क्लोज सर्किट होगा उसको हम क्या कहेंगे? मेश कहेंगे, यानी लूप कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या? अब ये चीजें जो है कि एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, ठीक। तो जैसा कि अभी तक हमने बैटरी में पढ़ा था, कैपेसिटर में पढ़ा था, इंडक्टर में पढ़ा था, तो अब हम इस आगे क्या चीज देखेंगे? जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कनेक्शन ऑफ रजिस्टर है, यानी जो हमारे प्रतिरोध है उनका संयोजन कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए, जो मतलब जो कनेक्शन होगा यानी जो कॉम्बिनेशन होगा रजिस्टर का, वो तीन टाइप से हो सकता है। पहला क्या होगा? सीरीज होगा, दूसरा क्या होगा? पैरेलल हो गया, तीसरा क्या हो गया? दोनों का मिक्स होगा, ठीक। तो अब हम बात करेंगे किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कनेक्शन तो हम जानते ही हैं कि सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास तीन एलिमेंट अगर R1 R2 और R3 हैं, तो उनके इंट मतलब पहले रजिस्टर के दूसरे सिरे को दूसरे रजिस्टर के पहले सिरे से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद दूसरे वाले का जो दूसरा सिरा है तीसरे वाले के पहले सिरे से जो है कि कनेक्ट कर दिया। फिर इनको हम एक वोल्टेज सोर्स से क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। तो ये क्या हमारा हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, यानी ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है इससे जितना भी करंट हमारा जाएगा वो क्या होगा? इस रजिस्टर में भी उतना ही करंट फ्लो होगा जितना इसमें होगा, जितना इसमें होगा, यानी सभी रजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा? एक समान होगा। लेकिन तो अब हमें पता है, तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, ठीक है। पहले वाले का R1, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R3। तो अगर I हमारा कांस्टेंट है तो R हमारा क्या है? अब वेरी कर रहा है, तो इस R के बदलने के कारण से हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा अलग अलग हो जाएगा। यानी सीरीज में क्या होता है? जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है और जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है? वेरी करता है, ठीक है। तो सपोज किया कि R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2 और R3 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा हमारा वो कितना है? V3 है, ठीक है। तो उसी चीज को लिखा है कि सपोज किया कि R1 R2 R3 एक सीरीज जो रजिस्टर है वो सीरीज में जुड़े हैं, अर्थात प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से, और इस प्रकार का संयोजन जो कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सीरीज में। तो अब सपोज किया कि जो सर्किट का
कौन सा सर्किट, जो हमारे यहाँ ऊपर जो सर्किट है ये, इस सर्किट का जो रजिस्टर मतलब जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर इक्विवेलेंट है। तो वोल्टेज क्या हो रहा है, जब हम टोटल वोल्टेज, देखिए ये चीज था, ये यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स लगाया था, यहाँ R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और करंट कितना है I, यहाँ V1, ये V2 और ये V3 और टोटल V। तो अगर हम बात करेंगे टोटल वोल्टेज V की तो किसके बराबर होगा, इस V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और हमें पता है क्या चीज, V इज इक्वल टू I है। तो अगर हम V हमारा क्या है, टोटल वोल्टेज है, तो इस केस में क्या चीज हो जाएगा, I इंटू आर टोटल, और आर टोटल को हमने क्या माना है, आर इक्विवेलेंट, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 की बात करेंगे तो V1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, और रेजिस्टेंस कितना है इसका R1, तो IR1। इसमें भी करंट I फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस कितना है R2, तो IR2। यहाँ पर भी करंट I है और रेजिस्टेंस कितना है R3, तो IR3। तो I तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I को हमने कॉमन ले लिया, तो इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सीरीज का, तो सीरीज वाले केस में कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सपोज कीजिए कि यही रेजिस्टेंस अगर क्या होता, N तक होते, मतलब N रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट होते, तो उस केस में कितना, हम क्या चीज लिखते हैं, तब इसका होता R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ Rn, N इज इक्वल टू 1 to N। ठीक, पैरेलल कनेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो पैरेलल कनेक्शन में क्या चीजें होती हैं, देखिए इसमें जो होता है एंड टू एंड कनेक्शन होता है, यानी पहले दूसरे तीसरे वाले के पहले टर्मिनल को एक साथ, ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे वाले का जो पहला, जो ये पहले टर्मिनल हैं सबको एक साथ हमने कनेक्ट कर दिया, और दूसरे वाले टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करके उसके क्रॉस जो है कि हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया। तो इस टाइप का जो कनेक्शन मिलेगा वो हमें क्या चीज मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिलेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इस केस में हम ये भी जानते हैं क्या होता है कि हर एक के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा सेम रहेगा, लेकिन इसमें करंट क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार का जो सर्किट होता है वो हमारा क्या चीज कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ठीक, तो इस केस में क्या चीज है, इसी चीज का जो कनेक्शन जैसे हमने किया है वही R1 R2 R3 को जो है जोड़ा है, इनका कनेक्शन यहाँ लिखा है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो इस केस में हमने सपोज किया कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। तो अगर हम सबके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, सेम है, अलग क्या हो रहा है, वेरी क्या कर रहा है, करंट हमारा, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए जो यहाँ पे टोटल करंट है, ये टोटल करंट तीन पार्ट में जा रहा है, इस वाले में कितना जा रहा है, I1 इधर वाले में, I2 इधर वाले में, I3। तो यही I, तो I जो है कि डिवाइड हो रहा है ना, तो यानी कि ये अब जब यहाँ से जब I1, अगर यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, और इधर की तरफ अगर I3 है, और ये क्या होंगे, इधर की तरफ फ्लो होंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो आएगा। और ये किसके बराबर है, I के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हमें ये भी पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो इस केस में अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो V बाई R होगा। ठीक, तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो इस केस में अगर I का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हर एक रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या है, कांस्टेंट है, कितना है, V। तो V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R1 की बात करेंगे तो V अपॉन R1, R2 के लिए बात करेंगे तो V अपॉन R2, और R3 के लिए बात करेंगे तो V अपॉन R3। तो उस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ सब में से जो है कि V हमने कॉमन कर लिया, तो क्या चीज मिलेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मतलब V कॉमन कर लिया तो इस V से V हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो उस केस में क्या चीज मिलेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा जो है कि कॉम्बिनेशन है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम जो है कि न्यूमेरिकल देखेंगे इसका। ठीक, ओके, थैंक यू।